कि किस तरीके से महाकुंभ अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाता है। ट्रेन की क्योंकि पूरी बुकिंग हो चुकी है, ट्रेन में टिकट अवेलेबल नहीं है। 4 लाख करोड़ का टोटल व्यापार इन 46 दिनों में, महाकुंभ के 46 दिनों में होगा। स्नान करने के लिए आ रहा है, डुबकी लगाने के आ रहा है, वो भी कम से कम 5,000 रुपया कुल तो खर्च करेगा। अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो ये कुंभ का जो आयोजन होता था वो आजम खान द्वारा किया जाता था। तो आजम खान कैसा, जो विधर्मी होकर कैसा आयोजन करे। इस महाकुंभ में कहा जा रहा है कि 2 लाख के ऊपर का आंकड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं स्वधर्म में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ कहा जा रहा है कि महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है और ये वही योग है जिस योग में समुद्र मंथन के बाद अमृत की कुछ बूंदें कहा जाए तो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पर पड़ी थी। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से और नागा साधु बाबाओं और तमाम चीजों के हिसाब से आपने महाकुंभ में अलग अलग पॉडकास्ट देखे होंगे। लेकिन मैं आज इस पॉडकास्ट में या फिर कहा जाए कि इस वीडियो में आर्थिक दृष्टि से महाकुंभ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महाकुंभ अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाता है। कैसे महाकुंभ जब लगता है तो इस पूरे उस क्षेत्र बल्कि उसके आसपास के पूरे क्षेत्रों में एक तरीके से कहा जाए कि सभी लोगों की चांदी होती है, या फिर कहा जाए कि छोटे से लेकर बड़े दुकानदार हो या फिर महाकुंभ से जुड़े हुए सभी लोग एक तरीके से उनके यहाँ धन की वर्षा होती है। तो कैसे इस देश पर खास तौर से उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक पहिया घूमा है। पिछले महाकुंभ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा, और वो जो आंकड़ा 1,27,000 करोड़ से ज्यादा का एक तरीके से जीडीपी बनी थी। इस महाकुंभ में कहा जा रहा है कि 2 लाख के ऊपर का आंकड़ा जाएगा। इस आर्थिक दृष्टि से महाकुंभ को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ सुरजीत दास गुप्ता स्वधर्म के एडिटर हैं, फाउंडर हैं और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय बहुत बारीकी और संवेदनाओं के साथ, संजीदगी के साथ रखते हैं। सुजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्योंकि हम महाकुंभ पे बात तो कर रहे हैं लेकिन महाकुंभ के आर्थिक पहलू पर हम बात कर रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है। और आर्थिक पहलू से आपको क्या लगता है, किस तरीके से महाकुंभ का एक आर्थिक पहलू भी है? जी श्रीकांत जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हिसाब लगाए हैं और उनके एस्टिमेट के अनुसार अगर गरीब से गरीब आदमी जो कुंभ दर्शन के लिए आ रहा है, स्नान करने के लिए आ रहा है, डुबकी लगाने के आ रहा है, वो भी कम से कम 5,000 रुपया कुल तो खर्च करेगा ही, कम से कम। इस हिसाब से अगर हम देखें कि जो करोड़ों की बात हो रही है कि कितने करोड़ लोग यहां पर आएंगे और 6 से 10 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, विभिन्न प्रकार के, टेम्पररी हो और जिनका जिनका स्थायी है बिजनेस, उनके बिजनेस को बढ़ोतरी होगी। तो टोटल कुल एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 4 लाख करोड़ का टोटल व्यापार इन 46 दिनों में, महाकुंभ के 46 दिनों में होगा। अब इसमें अलग अलग भांति भांति के जो आर्थिक पहलू हैं वो आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। हम ही लोग अभी परिवार में चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे जाएं, तो बस से जाएं या फिर किसी ट्रैवल एजेंसी से कहें कि, क्योंकि 10-15 लोग हैं तो 2-3 इनोवा ले लेते हैं या फिर स्कॉर्पियो ले लेते हैं और ड्राइव करते हुए प्रयागराज तक चलेंगे दिल्ली एनसीआर से। उस प्रकार से जाएं। ट्रेन की क्योंकि पूरी बुकिंग हो चुकी है, ट्रेन में टिकट अवेलेबल नहीं है, फ्लाइट्स के टिकट अवेलेबल नहीं है। मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह से, कैसी मांग है, कितना और हुजूम है, और केवल देश में नहीं विदेश से भी। अब तक सैकड़ों लोग तो ऑन कैमरा, चाहे वो अमेरिकी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, वो आकर वो केवल आध्यात्म के लिए नहीं, केवल हिंदुत्व के प्रति अपने आकर्षण के लिए नहीं, उनके मन में जो श्रद्धा है, जो आदर है हिंदुत्व के लिए, केवल उसके लिए नहीं बल्कि आयोजन के लिए,
जो सरकार की तरफ से आयोजन किया गया उसकी भी वो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इससे पहले भी आए थे, हम कई बार कुंभ में आ चुके हैं, इस बार की व्यवस्था जो है वो सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो इस तरह से आप देखें कि हमारी जो प्राचीन हिंदू सभ्यता है हमेशा से ही ये कुल मिलाकर एक सभ्यता है, केवल एक रिलीजन नहीं है। और सभ्यता होने के कारण इसके अंदर आर्ट भी है, इसके अंदर कॉमर्स भी है और इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो यदि हम आस्था से परे बात करें तो भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। इतने लोगों को जो रोजगार मिल रहा है और हम भारत में पर्यटन यानी टूरिज्म की बात करते हैं, उसको इतना प्रोत्साहन मिल रहा है। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चूंकि आप देखिए कोई एक विशेष स्थल है जहां पर वैसे भी लोग आते जाते हैं, लेकिन किसी त्योहार के अवसर पे लोगों का तांता लग जाता है तो सरकार की तरफ से वहां विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाती है और वो जो सुविधाएं होती है वो फिर स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए कि पर्यटकों के या फिर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अगर आप कोई सड़क बनवाते हैं तो वो सड़क तो महाकुंभ के बाद गायब नहीं हो जाएगी, वो तो रहेगी वहीं पर। तो आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिल गया। अगर नया एक बस स्टैंड बना, अगर रेलवे का एक नया प्लेटफॉर्म बना, अगर एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल बना, तो ये देश के लिए स्थायी रिसोर्स हो जाता है। हमेशा आने वाली पीढ़ियां भी और जिस समय कोई त्योहार नहीं चल रहा हो उस समय भी लोगों को उससे काफी लाभ पहुंचता है। जी श्रीकांत जी। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो मैं देख रहा हूं कि होम स्टे भी खुल गए हैं प्रयागराज में। अच्छा, टेंट भी है, निशुल्क भी है, रैन बसेरा भी है, लग्जरी भी है, जो इन दिनों 1 लाख रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं। और जब स्नान है उस हाँ वक्त वो 1.5 2 और 10 10 लाख की बात हो रही है। जी तो बिल्कुल। एक आर्थिक दृष्टि से और दूसरी तरीके से मैंने देखा एक वीडियो बड़ा वायरल था। उसमें राजस्थान के कुछ युवक जो है गड्डी जो होती है उस गड्डी के तौर पर दातुन, नीम के दातुन जो है वो हाँ खरीद के लाए थे, है ना, राजस्थान से। और जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा तो कह रहे कि हम कुंभ ले जा रहे हैं क्योंकि कुंभ में एक उंगली, मतलब एक उंगली इतना बड़ा जो दातुन है वो 10 रुपए का बिक रहा है। 10 रुपए का उसे वो तोड़ के बेचेंगे उस डंडी में से। तो कह रहे कि 1 लाख इधर है और 1 लाख उसके साथ वाले ने अपने कंधे पर रखा हुआ था, यानी कि छोटी तरीके से। और कुंभ में आपने ये भी देखा होगा कि एक लड़की है जो उज्जैन के रहने वाली है, जिसकी आंखें थोड़ी आपको पता है बंजारन आंखें हैं, वो आपने देखा। वहां पर वो लड़की माला बेचकर एक दिन में 2,500 रुपए कमा रही है। हाँ तो आप देखिए कितना बड़ा इकोनॉमिक बहुत। कहा जाए कि पूरा राउंड घूमता है। इसको लेकर क्या बातें निकलती हैं और क्या ये कैसे लोगों को फायदा पहुंचाता है अगर कहा जाए तो, छोटे से बड़े, छोटे उद्योगपति या छोटे आम इंसान से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को। हाँ देखिए क्या होता है कि जब कहीं पर भी इस तरह से बहुत वृहद स्केल के ऊपर कोई एक मेला का आयोजन होता है तो उस मेले में जिस प्रकार के उपभोक्ता आते हैं, यदि आप लोगों को उपभोक्ता की नजरिए से देखें तो उन्हें अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब जैसे आपने दतून की बात की, अब कोई जो दतून यूज करता है उसकी भी तो एक इकोनॉमी है ना, उसकी विलेज इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि शहरी लोगों के बीच में भी कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी स्थापित बाजार हैं, जो मार्केट जिसको हम कहते हैं, मार्केट में किसी एक विशेष दिन आप देखेंगे कि बाजार अलग टाइप का, जो साप्ताहिक बाजार है वो लगता है और उनके पास ऐसी वस्तुएं होती है जो आपको दुकान पे नहीं मिलती है। जैसे अगर आपको हो सकता है फर्नीचर की दुकान पे जाए तो आपको लकड़ी की कुर्सी टेबल आपको मिल जाएगी, आपको स्टील का भी मिल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए बेत का, वो आपको जो है वो गांव वाला ही लाकर देगा। अगर अगर आपको कोई ऐसी वस्तु चाहिए कि जैसे आजकल तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे दाल चावल हम लोग खरीदते हैं पैकेट में खरीदते हैं, एक जमाना था जब हम खुले बोरी में खरीदते थे। तो हमारी माएं बहनें जो थी वो सूप पर उसको छानती थी,
अब सूप आप किसी दुकान में जाएंगे आपको नहीं मिलेगा अभी आज की इकोनॉमी में, लेकिन आप कुंभ मेले में जाएंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो टोटल जनसंख्या है उसमें ऐसे भी लोग आज भी हैं जो उस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उसी तरह से पारंपरिक तरीके से जैसे हमारे बाप दादा कभी पूरे भारतवर्ष में किया करते थे। तो ये तो मतलब एक तो हम बात कर रहे हैं कि टोटल इकोनॉमी कितना बड़ा है, और फिर हम बात कर रहे हैं कि कितनी प्रकार की इकोनॉमीज है और किस किस समाज के किस किस वर्ग की इकोनॉमी है। तो ये एक इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक आर्थिक महोत्सव भी है, और ये आर्थिक महोत्सव इतना बड़ा है कि समाज का शायद ही कोई वर्ग हो जो इससे अछूता रह जाए। हर वर्ग को इससे लाभ है और हर वर्ग को अपनी जरूरत के साधन वहां पर मिल रहे हैं। और बहुत से लोग जो 2-3 दिन के लिए जाते हैं और या कुछ जो लोग पूरे 46 दिन वहां पे रहते हैं, सभी की आवश्यकताओं का ध्यान वहां पे रखा गया है। और ये ध्यान रखते हुए आप ये भी सोचिए कि कितने टेंट हाउसेस लगे हैं, तो टेंट हाउस का बिजनेस भी हो गया। कितने सारे मोबाइल टॉयलेट्स लगे हैं। एक जमाने में मोबाइल टॉयलेट हमने सुना नहीं था कि मोबाइल टॉयलेट क्या होता है, लेकिन कुंभ के यहां पर और फिर जो अलग अलग अखाड़े हैं उनके लिए जो व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग आश्रम हैं, जैसे मैं 2019 में कुंभ में गया था तो परमार्थ आश्रम की तरफ से गया था, तो उनका जो पूरा का पूरा आयोजन था डॉर्मिटरी की तरह, हम एक एक टेंट में 6-6 बिस्तर लगा के हम लोग साथी सब रात हमने गुजारी थी वहां पर। सुबह सुबह भजन कीर्तन के साथ हम लोग गए थे संगम में स्नान करने के लिए, और फिर सबका सब पूरा का पूरा आयोजन, चाहे बस की व्यवस्था करनी हो या जो लोग जो है बिल्कुल कुंभ के मतलब संगम के बिल्कुल नजदीक जगह जिनको नहीं मिल पाई, जिनको प्रयागराज शहर के थोड़े अंदरूनी इलाकों में जो जिनको जगह मिली, उनके आने जाने की व्यवस्था, यानी लोकल इकोनॉमी। वहां का लोकल जो तांगे वाला है या फिर लोकल ऑटो वाला है, लोकल टैक्सी वाला है, सभी के लिए ये एक 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 विशेष समय है जब उनको काफी आर्थिक उनकी आय बढ़ेगी। और ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बहुत अच्छा है और इसलिए हमारे देश के लिए भी अच्छा है। तो हमें ये इकोनॉमी जो है, कुंभ की इकोनॉमी है, इसको एक बोनस की तरह देखना चाहिए कि ये श्रद्धा का समय तो है ही, ये हमारी पूजा अर्चना का समय तो है ही, इसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये जो कई बार वामपंथी लोग कहते हैं कि यार इससे क्या होगा। उस आप सुनते ही होंगे कि जब राम जन्मभूमि का जब वो विवाद खड़ा कर रहे थे, अरे यहाँ पे अस्पताल बना दो, यहाँ पे स्कूल बना दो, मंदिर बनाने से क्या होगा। तो हिंदुत्व से किस तरह से सार्वजनिक और आप कह सकते हैं होलिस्टिक पूरी तरह से मानवता का विकास होता है, ये महाकुंभ एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है उसका। जी, इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपको पता है, और दर्शक भी इस बात को समझे कि जो महाकुंभ करके स्नान करके जो लोग जा रहे हैं, वो जो जत्था है, वो जो भीड़ है, वो दो जगह डिवाइड हो जा रही है। एक वो काशी चले जा रहे हैं, दूसरा अयोध्या चले जा रहे हैं। हाँ, तो हाँ, महाकुंभ केवल प्रयागराज की इकोनॉमी को नहीं बूस्ट कर रहा है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो काशी की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है, और वो आप सोचिए अयोध्या की भी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। वहां पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ, महाकुंभ भले प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन बनारस में इतनी भीड़ हो गई है, हाँ, अयोध्या में इतनी भीड़ हो गई है, और कहा जाए कि अयोध्या ने तो अलग अलग जगहों को, जैसे ताजमहल और गोवा के पर्यटकों को भी फेल कर दिया है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। क्या इस ये जो इकोनॉमी होती है, इस इकोनॉमी को कैसे हम ट्रैक करते हैं, और ये इकोनॉमी किस तरीके से भारत की इकोनॉमी में, या फिर कहा जाए देश की इकोनॉमी में कैसे बूस्ट करती है। रिसेशन के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं ना कि साहब कि इस देश में इकोनॉमी का डाउन चल रही है, रिसेशन आ रहा है और ये सारी चीजें, और क्या इसको जरा मुझे ईस्टर से भी और हज से भी जोड़कर बताइए
कैसे ये जो रिलीजियस इकोनॉमी है, यानी कि इन सारी चीजों से होती है, हाँ मंदिर जाने से जो मंदिर के आसपास की जो अर्थव्यवस्था है वो फलती फूलती है, वो किस तरीके से देश के योगदान में या फिर उसके निर्माण में योगदान करती है। जी, देखिए ये एक बहुत ही पुराना और घिसा पिटा का तर्क हुआ करता था कि धर्म से समाज का कोई सरोकार नहीं है और ये तो मतलब फिजूल की बातें हैं और बेकार के लोग जिनको बुद्धि नहीं है, जिनकी शिक्षा कम है, जो अंधविश्वासी है वो लोग मानते हैं। ये बहुत ही थका पुराना घिसा पिटा एक तर्क था वामपंथियों का। आजकल डर के मारे वो बोलते भी नहीं है इस तरह की बातें। 80-90 के दशक तक हम सुनते थे ऐसी बातें होती थी, क्योंकि हर चीज में देखिए, चाहे आप बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, 5 दिन की दुर्गा पूजा होती है। एक समय पे हम जब बिल्कुल स्कूल में पढ़ते थे, हमारे दिमाग में ये वामपंथी बातें घुसाई गई थी, तो हम घर पे आकर हमने पिताजी से पूछा कि इससे क्या लाभ होता है, समाज को क्या लाभ हो रहा है 5 दिन की दुर्गा पूजा में। तो उन्होंने समझा कि इसके दिमाग में सेक्युलर कीड़ा घुस गया है, तो अच्छा इलाज किया उन्होंने। बोला कि देखो यहाँ पर जो रेडी वाला आया है, जो मूंगफली वाला जो वहां पे खड़ा है, जिसने टेंट लगाया है, ये जो 2 पुरोहित लगातार मंत्र पाठ कर रहे हैं, इन बेचारे ब्राह्मणों को वैसे तो मतलब इनका कोई ऐसा कोई रेगुलर इनकम तो है नहीं। ये पूजा अब 2 दिन का हो रहा है, उनका परिवार यहां से जो भी दक्षिणा मिलेगी उससे उनका परिवार चलेगा। इसमें लाइटिंग की व्यवस्था देखो, कितनी लाइटिंग की व्यवस्था हुई है। तो आपने काशी की बात की और उसको आपने कुंभ से जोड़ा। आप देखिए ये जो 46 दिन की बात हो रही है, इसमें कितने सारे महत्वपूर्ण तिथियां इसमें आ गई है। कुछ तो बीत चुकी हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा थी, उसके बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति गई, 29 जनवरी आने वाली है मौनी अमावस्या है। अब इनमें अब जो मैं नाम ले रहा हूं अलग अलग देवी देवताओं से जुड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण है कि काशी का आपने नाम लिया तो बाबा भोलेनाथ तो उसमें जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। मौनी अमावस्या गई 29 जनवरी को, उसके बाद 3 फरवरी को वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि अब जो श्रद्धालु हैं, जो संगम में नहाने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं, महाशिवरात्रि पर वहां से वो काशी में प्रस्थान करेंगे ही करेंगे। तो न केवल अभी तो वो कर ही रहे हैं, और चूंकि प्रयागराज और वाराणसी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही डिस्टेंस है, तो आप तो ड्राइव करते हुए भी जा सकते हैं। आपको वहां से लोकल जो है इंटरस्टेट बस भी आपको मिल जाएगी। ट्रेनें तो बहुत सारी उपलब्ध हैं, और वो ट्रेनें जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसकी बुकिंग नहीं हुई होती है पहले से, आप लास्ट मोमेंट में भी कर सकते हैं उसमें बुकिंग। तो इस कारण से समग्र उत्तर प्रदेश का एक तरह से भला हो रहा है। तो ये जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसका पहिया घूम रहा है। क्योंकि व्यापार होता क्या, व्यापार लेन देन होता है। पैसा क्या होता है, पैसा एक ऐसी वस्तु है, धन एक ऐसी वस्तु है जिसका वैल्यू कितना है वो तब आपको रियलाइज होता है जब उससे आप उस माध्यम को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ खरीदते हैं। तो इसी तरह आप किसी को पैसे देंगे तो कोई पैसा लेगा, तो पैसा जो है वो सर्कुलेशन में आना चाहिए। तो प्रयागराज का पैसा वाराणसी जा रहा है, वाराणसी का पैसा प्रयागराज आ रहा है, दिल्ली से लोग जा रहे हैं, यहां का पैसा वहां जा रहा है, वहां से वापस कुछ खरीद के ला रहे हैं, तो वहां की इकोनॉमी की वैल्यू यहां पे समझ में आ रही है। कोई मुंबई जाएगा वापस, वहां जाकर जो व्यवस्था हुई थी उसकी बात करेगा। इस तरह से वहां पर ये लोगों में ये पहचान मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की वस्तुएं मिलती है, वहां की इकोनॉमी कैसी है, जिसकी जानकारी कम है पूरे भारत में। क्योंकि इकोनॉमी की बात होती है तो महाराष्ट्र और मुंबई की बात होती है। तो इसी प्रकार से साउथ इंडिया जो है, जहां पर हमेशा से हम देखते आए हैं कि बहुत सौम्य तरीके से हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं विभिन्न मंदिरों में मनाए जाते हैं, वहां उनको एक तरह से एक खिड़की उनके लिए खुल जाती है, सांस्कृतिक खिड़की, जिससे वो उत्तर भारत का अवलोकन कर सके।
तो इस प्रकार से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी केवल पैसा नहीं है, उसमें वैल्यू भी है, और वो वैल्यू जो है वो सांस्कृतिक भी है, वो सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है, वो हमारा जो नेशनहुड है, हमारा जो राष्ट्र है, उसके प्रति लोगों को सचेतन करने से भी बात जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो आयोजन है, इस पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और जहां जहां आवश्यकता पड़ी, केंद्र सरकार ने भी जो सहयोग दिया वो सराहनीय है। और ऐसा ही सहयोग हमें बरसों से स्वाधीन भारत में इसकी अपेक्षा थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये हो रहा है। इसके लिए हमें सरकार को साधुवाद देना चाहिए। ये क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, आधा तो आपने इसका जवाब ही दे दिया, ये अंतिम प्रश्न था मेरा। लेकिन मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ, शायद आप कह सकते हैं कि आप इस सवाल को लेकर आप चाहते हैं कि यही आंसर मिले, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप बायस हैं। आप जो भी समझिए, लेकिन मैं इस सवाल को लेकर बायस हूँ कि क्या योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और मुख्यमंत्री होता उत्तर प्रदेश का, बीजेपी शासित प्रदेश का, हाँ। क्या वो इतने बेहतर तरीके से कुंभ का आयोजन करवा पाता? अगर वो भगवा पहने बिना देश उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होता, तो क्या इतना तो है कि हमें योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का बहुत बेहतर प्रयोजन आयोजन करवा रखा, और एक सन्यासी होने के नाते वो सारी चीजों को बेहतर समझते। क्यों? देखिए, आप हम सबको पता ही है कि जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, तो ये कुंभ का जो आयोजन होता था वो आजम खान द्वारा किया जाता था। तो आजम खान कैसा, जो विधर्मी होकर कैसा आयोजन करे, कितने श्रद्धा के बिना वो किस तरह से आयोजन करे, और किसको किसको ठेका मिले, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ठेका मिले, विशेषकर जो आजम खान की रामपुर की कोटरी वाले जो लोग हैं उनको किस तरह से ठेका मिले कुंभ से जुड़ा हुआ, ये सब हमने देखा है। तो ये अटकलें लगाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये तो जो है इतिहास का हिस्सा हो गया है कि क्या हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो इससे जो आर्थिक लाभ जो मिलता है, वो लाभ तो उठाने के लिए सारे सेक्युलर और वामपंथी भी तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हिंदुत्व को श्रेय देने को तैयार नहीं है, और हिंदुओं को 2 पैसे का लाभ हो जाए इसमें भी उनकी कोई रुचि नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश के लिए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े समय के बाद, कल्याण सिंह जी के बाद, एक ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जो कि हिंदुत्व को समझते हैं, उसका महत्व समझते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसे प्रोत्साहन देने के लिए जो कुछ भी सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए वो हो रहा है। अभी अच्छी बात है कि भारत के कुछ अन्य प्रांतों में भी कुछ और मुख्यमंत्री ऐसा हैं जो कि कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तो मुझे कोई विकल्प दिखता नहीं है। सुदूर असम में हिमंत बिश्व शर्मा है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वो कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद उन्होंने अपना रंग बदला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो गमछा पहन के, जैसे कि तंत्र मार्ग में होता है, गमछा पहन के दुर्गा की पूजा करते हुए, ऐसी तस्वीरें मैंने उनकी देखी हुई है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण जी अभी डिप्यूटी सीएम है, वो भी बड़े प्रखर हिंदुत्ववादी हैं, और उनको होने की कोई ऐसी आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के विपरीत, तेलंगाना में तो मुस्लिम प्रश्न भी है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आंध्र प्रदेश में उतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि आप हिंदुत्व को जागृत करके वोट बटोर लें। तो इस वजह से ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पवन कल्याण जो है एक अच्छा हिंदुत्व का चेहरा होकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश में वापस आता हूं मैं अभी, मतलब ये सच में बहुत ही सराहनीय है जो भी व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को शिरोधार्य करते हुए उन्होंने ये सारे कार्य किए हैं कि श्रद्धालुओं को केवल बिजनेस ना हो, केवल पैसा ही ना मिले, बल्कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्राप्त हों। उनको मतलब ऐसा ना हो कि भक्ति के कारण तो हम गए, लेकिन अनुभव बहुत कटु अनुभव रहा, ऐसा कोई वापस आकर ना कहे।
इस बात का जो उन्होंने ध्यान रखा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रशंसनीय ये उनका उपक्रम है, जो भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। अंत में दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी जरूर न भूलिए, क्योंकि आपकी राय स्वधर्म को आगे बढ़ाने में, स्वधर्म को आगे और अलग अलग विचारों पर एक तरीके से प्रोग्राम बनाने में, कार्यक्रम करने में, बातचीत करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सुझाव आप रख सकते हैं, आप हमें सपोर्ट सहयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से जाते जाते एक अनुरोध और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ, महाकुंभ आप लोग जरूर जाइए और सनातन की सेवा करिए और महाकुंभ जाकर अपने जीवन को तो सफल बनाइए बनाइए, लेकिन महाकुंभ जाकर आप कहा जाए त्रिवेणी के तो दर्शन और स्नान तो है, लेकिन शत्रुबोध जरूर समझिए, शस्त्र और शास्त्र को जरूर समझिए और धर्म के आलंबन को जरूर समझिए, आरोप कीजिए और धर्म का साथ निभाना बिल्कुल मत भूलिए। लास्ट कमेंट अगर कुछ कहना नहीं, बस मैं एक चीज दर्शकों के उद्देश्य से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो का फॉर्मेट जो होता है उसमें मैं बहुत अधिक अगर आंकड़ों का हवाला दूं तो शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए कुंभ से जुड़े बहुत सारे आंकड़े हैं, तो ये वीडियो जिस वक्त आपको दिखेगा वो आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो बहुत सारे, जैसे जीएसटी कलेक्शन कितना होगा, ये सब मैंने बोल बोल के आप लोगों को बोर करना उचित नहीं समझा, इसलिए वो सारे फिगर्स जो मैंने नहीं बोले हैं लेकिन कुंभ से जुड़े हुए हैं आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। बिल्कुल, वो जरूर दिखेंगे। और सुजीत सर, आप साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे, करेंगे किसी और वीडियो में राष्ट्रीय एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।